अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में मैं हूँ आपका मेज़बान समी इब्राहिम। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में साबिर शाकिर हैं, लाहौर में आरिफ हमीद भट्टी, और आज ख़ुसूसी तौर पर फिर हमने मदऊ किया है जनाब डॉक्टर बाबर अवान को, क्योंकि पनामा पेपर्स की आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट हेयरिंग थी। केस कल के लिए मुलतवी हो गया। प्रोग्राम शुरू करने से पहले अब एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। पनामा केस, सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम से 3 सवालों के जवाब मांग लिए। बच्चों ने कंपनियां कैसे बनाई, जेर कफालत होने के मामले की वजाहत की जाए। वजीर आजम ने तकरीरों में सच कहा या झूठ। शेख रशीद के सुप्रीम कोर्ट में दलाइल, कहते हैं पूरी कौम की नजरें अदालत पर लगी हैं। तारीखी मौका है, दूध की रखवाली पर बिल्ले को नहीं बिठा सकते। न जाने किससे हाथ लगवाया कि आज तक 12 मिलियन दरहम खत्म ही नहीं हो रहे। आप बताना क्या चाहते हैं, अदालत का सवाल। शरीफ खानदान की फुर्तियां, शेख रशीद का जवाब। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ को जजिस के सवालात के जवाब देना होंगे। लीगी रहनुमा कहते हैं दिसंबर के बाद मुखालफीन को आराम आ जाएगा। माइजा हमीद कहती हैं अगर मरियम नवाज वजीर आजम की जेर कफालत हैं तो इसमें क्या गुनाह है, हम मुजरिम कैसे हो सकते हैं। अनुशा रहमान बोली, मरियम नवाज वजीर आजम की जेर कफालत नहीं, हमने सबूत जमा करा दिए हैं। लीगी रहनुमाओं को हिदायत कौन देता है। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस की तकरीबात का आज आखिरी रोज, म्यूजिक कॉन्सर्ट का एहतमाम। पीपल्स पार्टी के लिबरल तशख्खुस को बहाल करने की कोशिश। नाज़रीन, आपने हेडलाइन सुनी और मैं कोई वक्त ज़ाया किए बगैर सीधा डॉक्टर बाबर अवान साहब की तरफ जाता हूँ। आप कमरा अदालत में थे, आज 3 सवालात जो हैं जजेस ने वो फ्रेम किए हैं कि इनके जवाबात जो नवाज शरीफ साहब हैं और उनके जो बच्चों के वकील हैं उनको इनके जवाबात देना होंगे। मेरा सवाल आपसे ये है, एक तो ये बता दीजिए कि एक तरफ तो ये हुकूमत कहती है कि रियासत और वज़ीर आज़म साहब का इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन सारे सरकारी वसाइल बेदरेग अंदाज में इस्तेमाल हो रहे हैं और वहाँ पर हम देखते हैं सारे हुकूमती वज़रा भी हैं। और थोड़ा सा मुझे इस पर ज़रूर आप कमेंट कीजिए कि ये जो 3 सवालात हैं, ये तो पहले दिन से हैं 3 सवालात, तो इतना अरसा जो वकला ने वहाँ पर दलाइल दिए हैं, जो अदालत का टाइम लिया है, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी सारी बातों पर मैं तबसरा नहीं करूँगा। जो ज़रूरी बातें आप करते हैं वो इस काबिल हैं कि उन पे किताबें लिखी जाएं, वो तबसरा काफ़ी नहीं होता। द रिपोर्टर्स इज़ लव्ड बाय द पीपल। देखिए, 2 इशूज़ हैं अलग-अलग से। पहला इशू ये है कि हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि नवाज शरीफ साहब इसमें मुलव्वस नहीं हैं और उनके वो बच्चे जो गैर मुल्की हैं और उनकी एक बच्ची जो मुल्की हैं, ये उनका मामला है। मैं सवाल करना चाहता हूँ हुकूमत से, और पूरी कौम ये सवाल कर रही है। ये प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, आपको याद है पीपल्स पार्टी के दौर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोटिस हो गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस हैसियत में वहाँ बैठ के करते हैं? ये कौम के पैसे हैं, कौम का वहाँ एक मुलाजिम बैठा हुआ है जो प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, नीचे जितना अमला है सारे का सारा कौम का पैसा इस्तेमाल करता है। ये कौम का बजट है और कुछ प्राइवेट लोगों की, ये गवर्नमेंट कहती है कोट अनकोट, प्राइवेट लोगों की करप्शन के इल्जामात को डिफेंड करने के लिए पूरी गवर्नमेंट लगी हुई है। एक पहलू इसका। दूसरा, ये एब्यूज और मिसयूज ऑफ अथॉरिटी है, स्टेट एक्सचेकर और अथॉरिटी दोनों। इसका एक और पहलू भी है, छोटा सा, वो भी गौर कर लीजिएगा कि उनके बयानात सिर्फ अंदर उनके दरमियान तजाद नहीं है, पार्लियामेंट वाले और उनके लिखे हुए बयानात में तजाद नहीं है, उनके बयानात जो सियासी हैं उनमें भी तजाद है। कुछ लोग उनके ये कहते हैं कि ये ज़ेर कफालत हैं तो क्या हो गया जी, होना चाहिए, ये तो हमारी रिवायत है। ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर को भी मैंने किसी जगह कहते हुए भी सुना कि जी वो ये तो हमारी रिवायत है, अगर कोई किसी के पास रहता हो, बेटी हो, वालिद के पास हो। इट्स नॉट द क्वेश्चन ऑफ वालिद एंड बेटी, इट्स द क्वेश्चन ऑफ हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री कि प्राइम मिनिस्टर अगर हो और किसी को कहे कि ये मेरे ज़ेर कफालत है और उसके पास पैसे कोई नहीं है और उसके पास वसाइल कोई नहीं है और उसको BMW गाड़ियां मिलती हैं, वो गाड़ी मिले 30 लाख रुपए की, बिके वो 2.25 करोड़ रुपए, सवाल तो उठेंगे, 36 लाख का सवाल तो उठेंगे। अच्छा, अब आइए जो 3 सवाल। अच्छा, मैं ये जो 3 सवालात में एक सवाल है तजादात के बारे में। मैं जो वज़ीर आज़म साहब ने गुफ्तगू की, जो तजादात हैं उनकी तकरीर में, मैं
वो पहले नाज़रीन सुनवाना चाहता हूँ, ये उनकी मुख्तलिफ तकारीर के हिस्से हैं जिसमें वो बयान कर रहे हैं अपने वसाइल के हवाले से, और ये आज सवाल किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि इन तजादात का जवाब उनके वकील को देना होगा। हमारे कारोबार को एक बार फिर तबाह कर दिया गया मुकम्मल तौर पे। जबरी जलावतनी के अय्याम में हमारे वालिद मोहतरम ने एक बार फिर मक्का मुअज़्ज़मा के करीब स्टील का एक कारखाना लगाया, जिसके लिए सऊदी बैंकों से कर्ज हासिल किया गया और फिर चंद बरस बाद ये फैक्ट्री तमाम असासों समेत फरोख्त कर दी गई। और ये वसाइल मेरे बेटों हसन नवाज और हुसैन नवाज ने अपने नए कारोबार के लिए इस्तेमाल किए। तब हमारे वालिद मोहतरम हयात थे, उन्होंने जलावतनी में एक बार फिर कमर बांधी और जद्दा में एक स्टील मिल लगाई। उसकी बुनियादी सरमायाकारी के लिए दुबई फैक्ट्री की फरोख्त से हासिल होने वाले सरमाए ने भी मदद की। जद्दा की ये फैक्ट्री जून 2005 में अपनी मशीनरी, वसी कता अराजी और दीगर असासों समेत तकरीबन 64 मिलियन रियाल यानी 17 मिलियन डॉलर्स में फरोख्त हुई। हजूर, ये हैं वो ज़राए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि करप्शन या नाजायज ज़राए से दौलत जमा करने वाले ना तो अपने नाम पे कंपनियां रखते हैं और ना ही अपने असासे अपने नाम पर रखते हैं। हमारे वालिद मोहतरम भी कारोबार की खातिर दुबई पहुंचे और गल्फ स्टील के नाम से एक फैक्ट्री कायम की जो 10 लाख मुरब्बा फुट जमीन पर मुश्तमिल थी। इस फैक्ट्री का इफ्तिताह उस वक्त के दुबई के हुक्मरान शेख राशिद अल मखतूम मरहूम ने किया। मौजूदा रूलर के वो वालिद ग्रामी थे। मैं उस इफ्तिताह की यादगार तस्वीर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये फैक्ट्री अप्रैल 1980 में तकरीबन 33.37 मिलियन दिरहम में फरोख्त हुई। 33.37 मिलियन दिरहम जनाब स्पीकर, उस यानी 9 मिलियन डॉलर में फरोख्त हुई। अच्छा, अब इसके बाद कतरी शहजादे का एक लेटर भी आया, तो हुसैन नवाज साहब से गुफ्तगू जो हुई मीडिया की, उससे ये लेटर आने से पहले वो मुकम्मल तौर पर इसकी तरदीद कर चुके हैं। आप उनकी ज़बानी ज़रा खुद सुन लीजिए। ना कतर ना दुबई, बिल्कुल जो है ना अपना किसी भी जो है ना अपना मुल्क में जो है ना किसी हुकूमत ने हम लोगों को किसी किस्म का कोई कर्ज नहीं दिया। जो है ना अपना इंडिया के बिजनेसमैन किसी ने आपको कर्ज दिया? जी नहीं, किसी इंडिया के बिजनेसमैन ने भी कर्ज नहीं दिया हमें। ये हैं वो तजादात बाबर रवान साहब, इनका कोई जवाब दे सकता है इन तजादात का? मैं दे सकता हूँ इस जवाब। कैसे? दो बातें जिन मैं प्राइम मिनिस्टर से डॉक्टर साहब कोई तबसरा ना कीजिए, बहुत अच्छा कॉमेडी शो है। नहीं, बिल्कुल सही है। मैं दो बातों का इसके बावजूद साबिर शाकिर साहब, मैं आप जितना साबिर शाकिर नहीं हूँ, बोलना पड़ेगा मुझे। एक बात ये कि उन्होंने कहा कि हुजूर ये हैं वो ज़राए और वसाइल। मैं उनको कहना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म हुजूर ये हैं वो तजादात, ये हैं वो झूठ और ये हैं वो कहानियाँ जो आपने 3 कहानियाँ नहीं 300 कहानियाँ और उनमें से 300 सवालात पैदा किए हैं। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया कि उन्होंने कंसाइज, प्रिसाइज, रेलेवेंट, ऑन दी डॉट 3 सवाल रखे हैं। एक ही हो गया। दूसरा, जो साहबजादा साहब, अभी शहजादा साहब, छोटे देसी शहजादा साहब फरमा रहे थे, वो भी आपने कहा, वो कहते हैं ना जी कतर ना दुबई, ये तो सारी गैबी इमदाद है जी। बनी इसराइल पे मन्नो सलवा उतरा करता था, उसके बाद अगर कोई ख़ानदान दावा कर सकता है कि उनके ऊपर गैबी इमदाद नाजिल होती है तो वो ये है। और जो साबिर शाकिर साहब कह रहे थे ना, दिस इज़ अ कॉमेडी शो, मैं समझता हूँ ये वो कॉमेडी है जिसपे रोना चाहिए पूरी कौम को। पूरी दुनिया में आपका जैसा सरताज अजीज ने मजाक बनवाया, उसी तरीके से नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान ने मजाक बनाया हुआ है। पूरी दुनिया में किसी जगह किसी हुक्मरान भी अगर आ जाए, मैं आपको 2 मिसालें देता हूं। 2 अमेरिकन सदर उनकी इंपीचमेंट हुई है, एक की कामयाब हुई, दूसरे की नहीं हो सकी। एक आदमी सरकारी ज़राए या वसाइल में से कोई मुझे बता दे उसके लिए खड़ा हो, कभी बोला हो, कभी सरकारी प्रेस रिलीज उसकी तरफ से किसी ने जारी करने की कोशिश की हो। ये सारे वसाइल लगा के कर क्या रहे हैं?
करप्शन छुपा रहे हैं। करप्शन छुपती किधर है जी? बदबू की तरह है। बदबू किधर छुपती है? जहां होगी वहां से वो निकलेगी। बिल्कुल। भट्टी साहब, आज शेख रशीद साहब ने भी दलाइल दिए जिसमें उन्होंने ये कहा कि ये जो 12 मिलियन दरम की बात हो रही है, कोई ऐसे कोई जन्नती बरकती कोई ये 12 मिलियन दरम है कि खत्म ही नहीं हो रहा है। इधर से गुरूब होते हैं, उधर से तुलू होते हैं, और कहां से होते हुए फिर वो लंदन के फ्लैट्स में चले जाते हैं। और उन्होंने कहा कि ये तारीखी मौका है, जजेस से कहा, एक पूरा समा बांधा उन्होंने, और बड़ी जो उनके जो सवालात थे उस पे जो जज हैं वो भी हमें नजर आए कि उस पर उन्होंने भी मस्बत अंदाज में रिस्पॉन्ड किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समी पहले होता था, लोग बच्चों को डराने के लिए कहते थे सो जाओ नहीं तो गब्बर सिंह आ रहा है। आजकल हुकूमती को ना इमरान खान का नाम लेके, शेख रशीद का नाम लेके और बाबर अवान साहब का नाम लेके माइंड डरा रही हैं। मियाँ साहब सुना रात को उठ के भी पनामा नजर आ जाता है। गुजारिश ये जो आपने इनके सबकी स्टेटमेंट सुनाई, यही इनका इतराफ जुर्म है। एक गुजारिश है, एक आदमी कहता है ये कलर ब्लैक है, दूसरा कहता है ब्लू है, तीसरा कहता है रेड है, चौथा कहता है येलो है, पांचवा कहता है ग्रीन है। अब अदालत ने एक फैसला करना कलर है कौन सा, वो कलर ब्राइड हो चुके हैं अब ये, क्योंकि इनकी ट्रेल बतानी है, सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मेरे ख्याल में इस केस में इन्होंने, मियाँ साहब ने खुद बयाना देकर उनकी साहबजादी ने जो फरमाया, साहबजादे ने जो फरमाया, इतराफ़े जुर्म कर चुके हैं। अब अदालत बेहतर समझिए। दूसरा बड़ी तकलीफ की बात है कि देखें जो वुज़रा आकर, इससे बदनसीबी किस्मती और कुछ नहीं हो सकती मुस्लिम लीग नून की कि उन्हें धमाल चौधरी डिफेंड कर रहे हैं, उन्हें अनूशे रहमान डिफेंड कर रही है। उन्हें अनूशे रहमान की स्पेशलाइजेशन आपको नहीं पता किस वजह से उनके पास मिनिस्ट्री है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। लिहाजा मेरा ख्याल है कि अदालत में फैसला है और इस पर मजीद बाबर अवान साहब भी बेहतर रोशनी डाल सकते हैं। अब कतरी शहजादा बचाता है या इनको अल्लाह का निज़ाम पकड़वाता है। वैसे अनुशे रहमान साहबा से आज मेरी सुप्रीम कोर्ट में बात हुई और वो आपका प्रोग्राम देखती हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत हाईली रिगार्ड करती हूं, और उनका कहना था कि आप लोग बिलो द बेल्ट कोई बात नहीं कहते, ग्रेसफुली आप पॉलिसी से इख्तलाफ करते हैं, जाती हमले आप नहीं करते। मैं साबर, आप बाबर अवान साहब से पूछ सकते हैं। एक बाबर साहब, आप एक ज़रूर आज जो शेख रशीद साहब ने बात की, एक शख्स का नाम आया रॉबर्ट हर्श, उसके बारे में ये कहा गया कि वो $300 मिलियन, उन्होंने कसम उठा के ये बात कही अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, और ये भी कहा कि वो मक्का मौज़मा की छत पर खाना काबा की नमाज पढ़ चुके, और हलफ उठा के कह रहे हैं कि वो एजेंट था। $300 मिलियन अकाउंट में, स्विस अकाउंट्स में, और जो उन्होंने वो जो करप्शन की कहानी जो बयान की, आप भी मौजूद थे, कुछ उस पर आप राय देंगे? वो क्या फरमा रहे थे? एक वो नाम था और एक देसी नाम है। ये दोनों, जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग इनकी होती है उसमें इनके नाम मौजूद हैं। जहां जहां ये जाते हैं, जिस जिस कागज़ पे दस्तखत करते हैं, दस्तखत ये खुद ही करते हैं या उनसे कराते हैं, लेकिन दरख्वास्त आज शेख रशीद ने भी बताया, उससे पहले भी ये अदालत को बताया गया कि तारिक शफी के दस्तखत भी नहीं मिलते। वो जिसको कहा कि ये मेरा ऑथराइज्ड एजेंट है, उसकी जगह शहबाज शरीफ साहब ने खुद दस्तखत कर दिए। ये दो किरदार आपको सारी जगह पर मिलेंगे। इसको कहते हैं इंटरनेशनल मनी लॉन्ड्रिंग लॉ में फ्रंट मैन। एक फ्रंट शेल्फ कंपनी होती है और एक फ्रंट मैन होता है, और इन्होंने इन दो नामों के ऊपर, देखिए ना, गवर्नमेंट के, अब एक मैं कहने के बजाय हम अगले हफ्ते कह लेंगे, मैं ये गवर्नमेंट पे छोड़ता हूं कि वो हर्ष के बारे में भी बताए और अपने मनी लॉन्ड्रिंग के उनके जो लोगों के नाम आ रहे हैं उनके बारे में भी बताए। एक बात मैं बता देता हूं, बीबी साहिबा के जमाने में, आई एम आफ्टर द रिकॉर्ड, उस वक्त जस्टिस मुजद्दिद मिर्जा साहब थे, नैब के चेयरमैन, उस वक्त एहतसाब ब्यूरो होता था, अभी ये एहतसाबुर रहमान साहब नहीं आए थे, तो बीबी साहिबा ने पैनमा के हवाले से नवाज शरीफ साहब के खिलाफ एक रेफरेंस फाइल किया था जिसमें मैं वकील था, और हम गए, वो तस्वीर मेरे पास मौजूद है, बाकी तफसील हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं। उस वक्त भी इनका, ये 1997 के एंड की मैं बात कर रहा हूं, उस वक्त भी पैनामा का जिक्र आया था। फिर जाहिर है ये इतने पावरफुल होते थे, ये आज़ाद मीडिया था नहीं उस वक्त, तो पॉलिसी चल जाती थी ना एडिटोरियल बोर्ड की। आजकल तो पॉलिसी चलती है आज़ाद मीडिया की और आज़ाद रिपोर्टरों की, इसलिए वो छुपा रहा। देखिए, एक पहलू जो वो इस वक्त कौम के सामने है, दूसरा पहलू एक और है। मैंने कल ये बात कही है, मैं, आप इजाजत दे तो मैं दो लफ्जों में ये दोहरा देता हूं। नवाज शरीफ साहब को हतमी तौर पे या पार्लियामेंट मजबूर करेगी, या आज़ाद मीडिया मजबूर करेगा, या अदालत मजबूर करेगी, कोई इदारा मजबूर करेगा, कोई गवर्नमेंट आगे मजबूर करेगी, पूरी दुनिया में नवाज शरीफ साहब को अपने और अपने खानदान के असासे डिक्लेयर करना चाहिए। साबिर, आप हैरान हो जाएंगे क्या असासे। साबिर, आप खामोश हैं अभी तक।
मैं तो सिर्फ ये देख रहा हूँ कि एक तवज्जो दिलाऊंगा मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और लार्जर बेंच की मुअज़्ज़ज़ अदालत की कि एक ख़बर चली थी पिछले दिनों 2 टीवी चैनल्स को तौहीन अदालत के नोटिस भी दिए गए, एक टीवी चैनल को दोनों को बंद करने की। तलाल चौधरी साहब सुप्रीम कोर्ट के अहाते में मुसलसल ये बात कह रहे हैं और मैं समझता हूँ कि वह अदालत को मिलाइन कर रहे हैं कि नवंबर गुजर गया, दिसंबर भी गुजर जाएगा। और ये बिल्कुल डॉक्टर साहब को भी पता है कि वो क्यों कह रहे हैं, वही वैलिड क्यों कह रहे हैं वो दिसंबर भी गुजर जाएगा, वो किन को सुना रहे हैं, दिसंबर में किसने जाना है और जनवरी में किसने आना है, वो मिलाइन कर रहे हैं। मैं मुअज़्ज़ज़ अदालत की तवज्जो इस जानिब करवाऊंगा कि अगर तलाल चौधरी साहब का वो शॉर्ट हम सुनवा दें, बिल्कुल। प्रोड्यूसर साहब वो शॉर्ट सुनवा दें प्लीज। सियासत में भी ठंड पड़ गई है और ये दिसंबर गुजरेगा तो बिल्कुल इनको आराम और तशफ़ी आ जाएगी। जी साहब। तो मैं सिर्फ और ये मुसलसल कह रहे हैं, लास्ट हियरिंग पे भी इन्होंने यही बात की, अब फिर बात की और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मना किया, सुप्रीम कोर्ट के हाथे में पॉलिटिकल टॉक्स नहीं करनी, सियासी गुफ्तगू नहीं करनी, लेकिन ये वहाँ पे हो रही है। एक चीज़ दूसरी, एक और आज जो जस्टिस सईद खोसा साहब ने 3 सवालात पूछे हैं। अच्छा, मैं ब्रेक पर आने के बाद आप ही से शुरू करता हूं क्योंकि प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक लेनी है, बड़ा ये इंपॉर्टेंट नुक्ता जो साबिर शाकिर ने उठाया। मैं आपको नजम सेठी साहब का भी शॉर्ट सुनाऊंगा जिसमें वो ये बता रहे हैं कि अदालत ने करना क्या है, बल्कि वो अपने को एंकर से ये कह रहे हैं कि आप अभी लिख लें अदालत ने ये करना है। तो ये अदालत को दबाने की कोशिश है, बदनाम करने की कोशिश है, इस पर आप खुद फैसला करेंगे। हम आपसे मिलेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी कि हुकूमती अकाबरीन ये किस बुनियाद पर दावे कर रहे हैं कि दिसंबर चला जाएगा और सब अच्छा हो जाएगा। मैं आपको नजम सेठी साहब का एक शॉर्ट सुनाना चाहता हूँ, बड़े करीब हैं हुकूमत के। वो बता रहे हैं कि अदालत करने क्या जा रही है, सुन लीजिए ज़रा। सवाल बहुत हैं, जवाब कम मिल रहे हैं, तो उसका सलूशन तो एक ही है ना, क्या है? एक कमीशन बनाया जाए जो कि आराम से सारे सवाल पूछे। तो ये अब मुझे बिल्कुल नजर आ रहा है कि कमीशन बनने जा रही है। मतलब आपको लग रहा है कमीशन बन रहा है? जाहिर है, ये अब क्लिप नोट करके रख लीजिए। तो क्लिप नोट करके रख लीजिए, डॉक्टर साहब बनने जा रहे हैं। तो अपना आपने नजम सेठी साहब का सुन लिया, तलाल चौधरी साहब का पिछले प्रोग्राम में आप आए थे, पिछली हेयरिंग पे भी उन्होंने यही कहा था, आज फिर उन्होंने ये बात की है। तो ये किसको सुना रहे हैं? दिसंबर में देखें, चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली साहब ने रिटायर होना है और उन्होंने बल्कि पहले ही अनाउंस कर दिया है कि वो 15 तारीख को उनका होगा डिनर भी है, फुल कोर्ट रेफरेंस होगा और उसके बाद सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो जाएंगी तो वो चले जाएंगे। इसी तरीके से जनरल राहिल शरीफ साहब ने भी कह दिया था कि मैं रिटायर हो जाऊंगा, इदारे मजबूत होने चाहिए, शख्सियात को नहीं रहना चाहिए बल्कि इदारे। यही बात अनवर ज़हीर जमाली साहब कह रहे हैं। लेकिन हुकूमती अरकान और हुकूमत से जुड़े हुए दानिश्वर ये बार बार क्यों कर रहे हैं और मुअज़्ज़ज़ अदालत को इस पर क्या करना चाहिए? देखिए, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये जो कारोबार शुरू हुआ ना पेशन गोइयों का, और पहले चिड़िया होती थी, अब मेरे ख्याल में चिड़ा आ गया है, गुजरांवाले वाला है, तो ये तला जाएगा किसी दिन। जो असल इशू है वो ये है कि रिटायरमेंट एक चीफ जस्टिस साहब की हो या एक आर्मी चीफ साहब की हो, नए आर्मी चीफ साहब ने आना हो या नए चीफ जस्टिस साहब ने आना हो, तो ना निज़ाम बदलेगा और ना इदारा बदलेगा। जो पॉलिसीज़ होती हैं उनमें थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर वो फ़र्क पड़ सकता है। नहीं, ये जो बात कहनी कि दिसंबर के बाद सब ठीक होगा, ये आने वाले चीफ जस्टिस का नाम लिए बगैर उसकी पोजीशन को कंप्रोमाइज करने की बात नहीं है। ये सीधी बात आपने कह दी ना। मैं तो वकील था, मैं थोड़ा सा शायद इसको थोड़ा सा, हमारी अदालत है और ये इतने फाजिल मोअज़्ज़ज़ जजेस अहम मुकदमा वो सुन रहे हैं और अभी तक हमें कोई इस तरह की अदालत में कोई बात नजर नहीं आई जिसमें ऐसा हो रहा हो कि अदालत किसी तरफ टिल्ट कर रही है। एक बड़े ऑब्जेक्टिव और इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज में अदालत को चलाया जा रहा है। मुझे अगर आप इजाजत दें, अब तो वो जो कहते हैं ना शर्म, इस लफ्ज को सुन के तो शर्म को शर्म आना शुरू हो गई है, हया को हया आना शुरू हो गई है, इनको नहीं आती। ये सारी इंसिनुएशंस हैं मुख्तलिफ तरीके से
ये अपने लोगों को उम्मीद झूठी बेची जा रही है कि जब ये चला जाएगा कोई और आएगा तो फिर वो हमारी झोली में होगा, ये निकल गया दूसरा कोई आ गया तो वो हमारी जेब में। देखिए, ये कौमी इदारे हैं, इनके साथ इस तरह का सलूक नहीं करना चाहिए। और अपने ज़ाती मुफादात के लिए, घरेलू करप्शन को छुपाने के लिए, अपनी इनकॉम्पिटेंस को छुपाने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग को छुपाने के लिए, अपने मुआशी जराइम को छुपाने के लिए, इकोनॉमिक क्राइम को छुपाने के लिए, इन इदारों को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इस तरह की जो गुफ्तगू है वो काबिले गिरफ्त है। आर्टिकल 204 में काबिले गिरफ्त है। और शायद मुझे ऐसे ही ख्याल पड़ता है, शायद इनमें से कोई चाहता हो कि अदालत इस मामले में घुस जाए बाकी छोड़ के, और इस मरहले के ऊपर हम किसी तरीके से पैनामा से कोई एक दो बकरियां बकरे कुर्बान करके हम बच जाएं। भट्टी साहब, आज चीफ जस्टिस साहब ने रिमार्क्स दिए जब वो ये समाअत हो रही थी जिसमें उन्होंने कहा कि नैब, एफबीआर और एफआईए ने कुछ नहीं किया, ये इदारे कौमी खजाने पर बोझ बन गए हैं। और जब हमने देखा कोई कार्रवाई कर ही नहीं रहा तो हमने इस मामले को उठाया। और फिर यह भी कहा कि अगर इंसदाद बदअनवानी के जो इदारे हैं, अगर इन्होंने करना कुछ नहीं है तो फिर इनकी जरूरत क्या है। और ये कहा जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम ने कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी किसी इदारे को काम करने से नहीं रोका। एक ओवरऑल पिक्चर उन्होंने दी है जो पाकिस्तान के इदारे फंक्शन नहीं कर रहे। अच्छा, मैं बाबर साहब से गुजारिश करूंगा, बाबर साहब, जो समी साहब ने फरमाया नैब, एफआईए, एफबीआर, ये किन के मुतहत है? इनके अफसरान की तैनाती कौन करते हैं? सीधा पाकिस्तान का चीफ दुकानदार, आई एम सॉरी, चीफ एग्जीक्यूटिव करता है। अच्छा, तो ये केस जो पनामा है, ये कौन सा दुकानदार? सबसे बड़ा दुकानदार, चीफ दुकानदार। तो इसमें समी साहब जवाब बाबर अवान साहब जैसे माहिर कानून ने दे दिया कि भाई जिन अदारों का नाम ले रहे हैं वो अदारे मरहून मिन्नत है प्राइम मिनिस्टर की तैनाती के, एक सिग्नेचर से उनकी तैनाती होती है, अप्रूवल से होती है। वो किस तरह उस इंसान के खिलाफ कार्रवाई करे जिसने मुल्क का अरबों रुपए खाया है। लिहाजा मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट जिस तरफ आ रही है, यकीनन वो जो फैसला करेंगे बेहतर समझते हैं। इसमें ट्रेल बतानी है, साबित होनी नहीं, कतरी शहजादा है, रायल फायम आए या चंदा मामू आए। अब मेरा ख्याल है फैसला आएगा जो हकायक पर मबनी होगा, और जो आज के फिरौन है कल का माजी बन जाएंगे इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द। अच्छा, आप जो साबिर सवाल कर रहे हैं इसका भी जवाब दे दें। मैं एक कमीशन की बात, क्योंकि वो उन्होंने भी की है, नजम सेठी साहब ने भी, बहुत सारे लोग भी ये बात करते हैं कि शायद कमीशन बनाना पड़े। आप समझते हैं अब तक जो फैक्ट्स आए हैं उसके बाद अभी किसी कमीशन की जरूरत है? देखिए, स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम ऑलरेडी पब्लिक, पूरे पाकिस्तान के अवाम को पता है मैं कमीशन का मुखालिफ हूँ, दोनों तरह के कमीशन का। एक ये कमीशन वाली गवर्नमेंट का भी मैं मुखालिफ हूँ, इनके तर्ज हुकूमत का। दूसरा जो कमीशन ये बनाना चाहते हैं और पूरी कौम को कमीशन का आदी करना चाहते हैं। एक नया तस्वुर अभी आपने जो दिखाई क्लिप, उसमें नया तस्वुर आया, एक आरामदेह कमीशन, जिस तरह आरामदेह क्रिकेट मुल्क में चल रही है, वैसे आरामदेह कुशन, आरामदेह कमीशन, आरामदेह क्रिकेट, आरामदेह सौदेबाजी, ये नहीं होना। एक दूसरा ये है कि कमीशन ने सवाल क्या पूछने हैं जी? कमीशन में नया डॉक्यूमेंट क्या आ सकता है मुझे बताइए, या कल उनकी टीम अगर कोई कहती है जी कि फलां चीज ऐसी है जिसको डिटरमिन करने के लिए कमीशन के पास जाना है। जो सवाल जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने पूछे, और बेंच सारा ही जाहिर है उनके माइंड एक था, अगर ना हो तो फिर जजेस अपने अपने सवालात पूछते हैं, इंडिपेंडेंट जजेस, और एवरीबडी इज इक्वल इन द सुप्रीम कोर्ट। चीफ जस्टिस साहब की एक इम्तियाजी हैसियत होती है, लेकिन है वो भी बुनियादी तौर पे जज ही, ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। वो सवाल जो उन्होंने पूछे हैं, उन सवालों के बाद हमने कमीशन में साबित क्या करना है कि कितने तलोर मारे आगे शहजादा मुअज्जम ने पाकिस्तान में, कितने 100 एकड़ के ऊपर उनका कैंप लगा हुआ है, किस तैयारे के अंदर वो बैठ के आए, और वो तैयारा कितने दिन मुफ्त हमारा एयरपोर्ट इस्तेमाल करेगा, और उनकी गाड़ियां दौड़ेंगे मुफ्त, और उनके पीछे जो मुंशी मुशद्दी समदी हैं ये सारे दौड़ेंगे। आजकल तो है ना कतरी शहजादे का जमाना जी। जब वज़ीर आज़म ने कौम से खिताब किया था पार्लियामेंट में, जो तस्वीर दिखाई थी उसमें उन्होंने शेख अल मखतूम को तस्वीर दोबारा दिखा दें। ये देखिए, उस वक्त शेख अल मखतूम की जरूरत थी, उनकी तस्वीर दिखाई गई, और ये तस्वीरें बल्कि वज़ीर आज़म हाउस से फिर जारी की गई। अच्छा। और आजकल ये ज़माना है कि कतरी शहजादे की ज़रूरत है। शेख अल मखतूम ख़ानदान के ही एक हैं, मेजर जनरल शेख अल मोर, उनको लीज पे दी हुई थी ये साइट ढंग वाली। अच्छा। तो पिछले दिनों वज़ीर आज़म हाउस के हुक्म पे उनके खैमे उखाड़ दिए गए और वहाँ पे खैमे लगा दिए कतरी शहजादों के। तो ये तो वक्त वक्त का एक तकाजा भी है और ज़माना भी है कि जिसकी ज़रूरत हो उसको लगा लेते हैं। लेकिन एक बात मैं, जो जस्टिस सईद खोसा साहब ने 3 सवाल किए डॉक्टर साहब,
उस पे हुकूमत कितनी परेशान है। हुकूमत और हुकूमती जो वज़रा हैं और उनके पूरी टीम, आज 12 दफ़ा मीडिया टॉक्स हुई हैं, 12 टोटल। ओह माय गॉड। सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के बाद 1:30 बजे से लेकर और तकरीबन 5:30 बजे तक 12 मीडिया टॉक्स हो चुकी हैं। इस परसेप्शन को क्लियर करने के लिए और मीडिया में स्पेस लेने के लिए कि जस्टिस सईद खोसा साहब ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 सवाल फ्रेम किए हैं वो किसी तरीके से पीछे चले जाएं, और जो 12 मीडिया टॉक्स उनमें आबिद शेर अली साहब, तलाल चौधरी साहब ने 2 दफ़ा की, अनुषा रह साहब ने 2 दफ़ा की, माइजा हमीद 1 दफ़ा, मरियम औरंगज़ेब साहब ने 2 दफ़ा की, और उसके बाद ख्वाजा साहब और तारिक फजल चौधरी साहब और एक और आज मोहसिन रांझा साहब। 14 मीडिया टॉक्स हुई हैं आज। नए एक्टर्स भी थे, कुछ नए, एक दाढ़ी वाले छोटे, मैं नाम का मुझे नहीं पता, बट 14 मीडिया टॉक्स हुई हैं इस परसेप्शन को खत्म करने के लिए कि नहीं हमारे पास सब कुछ है। माइजा हमीद साहब का आपने सुनवाया जी? अगर प्रोड्यूसर साहब, माइजा हमीद साहबा कह रही हैं कि ज़ेरे कफालत अगर हैं मरियम साहबा, तो कौन सा ऐसा बड़ा जुर्म है? मरियम नवाज शरीफ को अगर कोई गिफ्ट मिला है तो अपने फादर की तरफ से, या वो डिपेंडेंट है अपने फादर पे, तो इसमें क्या गुनाह है, क्या कबाहत है? इसमें मुझे बता दें, इसमें हम कहाँ खिलती हैं? और अब जरा सुना दें अनुशिया रहमान साहबा का। वो कह रही हैं कि वो तो वजीर, हमने तो सबूत दे दिए हैं कि वो वजीर आजम के ज़ेरे कफालत ही नहीं। हमने साबित किया कागजात के साथ कि मरियम सफदर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं है प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ की। जिस दिन से उनकी शादी हुई है वो डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, जस्टिस अजमत सईद ने यह कहा है कि जो ज़ेरे कफालत का मामला है ये बहुत अहम है। ये आपने देख लिया कि एक अफरा तफरी है, कोई पता नहीं कौन ये इस मीडिया विंग को, ये मरियम सफदर साहबा चला रही है, कौन चला रहा है, और ये परफॉर्मेंस। अच्छा नहीं, आज तो साबित हो गया ना कौन चला रहा है। साबिर शाकिर हमेशा सब्र और शुक्र के साथ दूर की कोड़ी लेके आते हैं। ये इनका जो अभी पॉइंट था कि 14 मीडिया टॉक्स हुई हैं, लेट मी कमेंट ऑन इट, और फिर मैं इसके पीछे चला जाता हूँ। जरा पर्दे के पीछे हम दिखाते हैं कौम को ले जाके कैमरा आपका कि क्या हो रहा है। ये कमेंट मेरा ये है कि 114 भी अगर टॉक्स 12 घंटों में सरकार करना चाहे, और आज पूरी रात अगर ये दीवानों की तरह बड़े मारते रहें और बिल्कुल ना सोएं, सारे इंशाल्लाह नहीं सोएंगे। चोरी के पैसों के खरीदे हुए पलंग के ऊपर नींद वैसे भी नहीं किधर आती है। चोर सड़क पे जा रहा होता है जब मोटरसाइकिल या मोटर गाड़ी चोरी करके, तो उसको अगर कोई प्राइवेट गार्ड सुर्ख नीली पीली टोपी वाला नजर आ जाने, या मेरे आप जैसे ने किसी ने सर्दी से बचने के लिए भी नीली टोपी पहनी हुई हो, तो वो कांप जाता है अंदर से। देखने वालों को पता नहीं होता ये चोर है, उसको तो पता है ना चोर को ये चोर है। तो जो एक पहलू इसका ये हो गया, आप जरा पीछे चलिए। पहली दफा साबित हुआ है कि जो ही मरियम साहबा का नाम आया तो ये हरकारे और ये वो सारे के सारे ढंडोरची और ढोलची, जिनके गले में ढोल और ढोलकियां डाल के उनको बाहर निकाला जाता था एक एक करके, आज पूरी की पूरी टीम 12 कह के फिर उन्होंने अपनी करेक्शन कर ली, 14 हो गए। हो सकता है द रिपोर्टर्स का आज का सेशन खत्म होने से पहले पहले ये 15 या 17 हो जाएं। इसके बावजूद 100, मैंने कहा 14 ये मीडिया टॉक्स कर लें, 3 सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे ना, इसलिए कमरा अदालत है। दूसरा, मैंने एक और चीज जो मैंने नोट की, एक तो बड़ी इनोसेंटली उन्होंने कहा कि ये कोई जुर्म नहीं है। हाँ, बिल्कुल ही कोई जुर्म नहीं है। अगर वजीर आजम ना होते, भट्टी पे बैठे हुए फूकनी के साथ ये लोहा बना रहे होते नवाज शरीफ, फिर ये कोई जुर्म नहीं था। ये वजीर आजम है पाकिस्तान के, ये नैब ऑर्डिनेंस में भी जुर्म है, ये पाकिस्तान के आइन के मुताबिक भी जुर्म है, ये परजरी के 4 कवानीन है मुल्क में, झूठ बोलना अदालत के सामने, उसमें भी ये जुर्म है। दूसरा, जो मोहतरमा ने, जो स्टेट मिनिस्टर साहिबा जिनके बारे में भट्टी साहब ने कहा स्पेशलाइजेशन का, वो किसी वक्त बताएं, कौम को खुल के बताना चाहिए। जो असल इशू है वो ये है कि आज उन्होंने पहली दफा, आपने देखा नहीं, वरना ये जब भी नाम लेते हैं तो पूरा साबके, लायके, उर्फ, तखल्लुस, खानदान, ऊंच नीच, रेट, मौका, महल देख के नाम लेते हैं। आज उन्होंने कहा मरियम और सफदर हो गई, हम तो अवान है भाई, साडा कप्तान है, साडे खानदान। आपने तो बड़ी खुशी हुई कि किसी ने साडा भी ना ले आना। इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर नाजरीन, एक मुख्तसर सा वक्त। जस्टिस अजमत सईद ये कहते हैं कि ज़ेरे कफालत होने का मामला निहायत अहम है। माइजा हमीद साहब का ख्याल है कि ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। बहरहाल एक मुख्तसर सा वक्त।
वेलकम बैक नाजरीन। साबिर, आप कुछ सवाल पूछना चाह रहे थे डॉक्टर साहब से। अच्छा, ये वो मैं अटॉर्नी जनरल का हाँ, अटॉर्नी जनरल डॉक्टर साहब, आज असलम भट्ट साहब ने क्वेश्चन किया। पहले तो उन्होंने जुरिस्डिक्शन का कोई क्वेश्चन ही उठाया, लेकिन आज उन्होंने फिर कहा कि जनाब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो 184(3) के तहत दायरा समाअत में नहीं आती। तो उस पे चीफ जस्टिस साहब ने काफ़ी उनको ठंडा किया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, Yes. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, जो सलमान भट्ट साहब कह रहे थे वो एक पढ़ के पोर्शन जो इमरान खान की पिटीशन थी उसमें से वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे कि दायरा बड़ा महदूद है। तो चीफ जस्टिस साहब ने, जस्टिस जमाली साहब ने ये कहा कि 184(3) में हम प्लीडिंग्स तक, प्लीडिंग्स होती हैं पार्टियों की दरखास्तें जो लिख के वो पेश करते हैं, उनको मैं आसान जुबान में कह रहा हूँ, पार्टियों की दरखास्तें। तो ये रिट पिटीशन भी एक दरखास्त है, 184(3) भी एक दरखास्त है। तो उन्होंने कहा जनाब कि हमारा दायरा इख्तियार इससे बियॉन्ड भी है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जो ये समझती थी या समझती है या उनके लीगल्स का ये ख्याल है उस तक महदूद नहीं रहेगा। अच्छा, ये होप है पाकिस्तान के लोगों के लिए। जिस तरह आज शेख रशीद साहब ने भी कहा, बारहा पूरे पाकिस्तान का इंडिपेंडेंट मीडिया जो टेम्ड नहीं है वो सारे खड़े होकर ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एक डिफाइनिंग मोमेंट आ गया है। टेक्निकलिटीज की बजाय सब्सटेंशियल जस्टिस हो, और जस्टिस वो होता है जो लॉ की जुबान में होता हुआ नजर आए। बिल्कुल। इसलिए कि पहली दफा पाकिस्तान के अंदर एक वजीर आजम, उसका पूरा खानदान अटॉर्नी जनरल करप्शन के इल्जाम में अटॉर्नी कटहरे में जनरल खड़ा का है। डॉक्टर साहब क्या रोल होगा? अटॉर्नी जनरल क्या वो डिफेंड करेगा 184(3) को, इन एप्लीकेशंस को, या फिर वो अपोजिंग की तरफ आएगा और नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली को डिफेंड Not करेगा? at all. He can't do that. जो अटॉर्नी जनरल साहब हैं, विद ऑल द ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, उनको नोटिस जो हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल वाले मुकदमात हैं उनमें अटॉर्नी जनरल को, और कहीं जहां सूबे में हो तो वहां पे एडवोकेट जनरल को भी नोटिस होता है। पहली बात ये ध्यान में रखने वाली है। वो फिर पेश होता है अदालत की मुआवनत के लिए, जो चीफ लॉ ऑफिसर है। वो ना नवाज शरीफ साहब की हिमायत कर सकते हैं, ना इमरान खान साहब की मुखालफत कर सकते हैं। अगर हिमायत करने की लॉ ऑफिसर्स में जिनको नोटिस हो वो कोई कोशिश करेगा तो अदालत हमेशा रोकती है, रोक देती है, कहती है कि आपका फर्ज मनसबी नहीं ये है, नहीं आप है, पार्टी नहीं है। भट्टी साहब, आप बस बाबर साहब से कोई सवाल कर सकें। अच्छा बाबर साहब, आप एक आईनी माहिर हैं, तो मैं कानूनी नुक्ते तो नहीं उठाऊंगा, आपसे फायदा उठाऊंगा। सर। ये जो साबर साहब ने भी फरमाया कि 14 लोगों ने मुख्तलिफ दलाइल दिए, यकीनन इनमें से कुछ वज़रा अपनी वजारत पक्की करना चाह रहे थे, कुछ वजारत के ख्वाहिशमंद थे, उस दौड़ में लगे हुए थे। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मिजाज में बादशाहत तो झलकती है? क्या कोई ऐसा ऑर्डिनेंस वो ला सकते हैं, इन्हें 14 लोगों का एक फुल बेंच बना दें जो सुप्रीम कोर्ट से बाहर ही फैसला कर दे पनामा का? कोई ऐसा ऑर्डिनेंस आ सकता है आपके ख्याल में? मुझे क्योंकि आईनी नुक्ते का नहीं पता। अच्छा, मैं ताकि अकरम शेख की भी जरूरत ना रहे, सलमान भट्ट साहब की जरूरत ना रहे, सुनिया हो जाए गलियां ते मिर्जा यार फिरे, ये 14 लोगों का बेंच बन जाए। दैट इज ट्रू आरिफ हमीद भट्टी साहब, ये सही। अच्छा देखिए, आप यकीन कीजिए कि उनकी ज़रूरत भी यही है, उनकी ख्वाहिश भी यही है कि पूरे पाकिस्तान में वो हट्टी सड़े कराड़ दी जिथे दीवा नित बले ते कुत्ती मरे फकीर दी जिहड़ी चौं चौं नित करे। तो वो लंबा है लेकिन गलियां हो जान सुंजियां मिर्जा यार फिरे। ऐसा नहीं होगा जी, ऐसा नहीं हो सकता। और ये जो 14 हैं इनके ऊपर अगर बेंच ये बना भी दें और ये बेंच किसी बेंच के ऊपर पूरी रात आज एक टांग पे भी खड़ा हो तो कल सुबह सवाल वही होंगे जो आज हुए थे। अच्छा, एक छोटी सी बात जी भट्टी साहब, ये माजी में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा ये कोशिश कर चुकी हैं, और उन्होंने, अरशाद हक्कानी साहब ने इस पे कॉलम भी लिखा था, उन्होंने जहांगीर बदर को के बारे में सोचा था, जहांगीर बदर मरहूम साहब के बारे में, कि क्यों ना उनको चीफ जस्टिस बना दिया जाए सुप्रीम कोर्ट का। जब उनको एक चीफ जस्टिस साहब तंग कर रहे थे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को, उस वक्त मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बाकायदा राय ली थी कि क्या ख्याल है कि जहांगीर बदर साहब को अगर हम सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना दें, अगर जज बन सकता है तो फिर चीफ जस्टिस भी बन सकता है। अच्छा, एक और भट्टी साहब इस पे, क्योंकि टाइम कम है, सिर्फ एक कमेंट कर दीजिएगा। आज ये पता चला कि जो 35 लाख में BMW खरीदी गई थी, 1.5 करोड़ से ज्यादा उस पर प्रॉफिट हुआ है बाद में जब वो बिकी है। ये इस तरह का कारोबार कौन कर सकता है, कोई आप बता सकते हैं? भट्टी साहब को कोई आवाज का इशू है? अवान साहब, ये क्या था? ये कारोबार, इनके सारे कारोबार मैजिकल हैं।
इनके सारे कारोबार उनके आसमानी उसूल हैं। जमीन की कोई किताब, जमीन का कोई उसूल, जमीन का कोई जाब्ता इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं रहा। मैंने नहीं कह रहा कि आइंदा नहीं होना, लेकिन होना अभी तक तो लग रहा है कि अब नहीं होना रहा। है, होना है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बाबर अवान साहब, जनाब साबिर शाकिर और भट्टी साहब। ये था आज का रिपोर्टर। कल फिर पनामा पेपर्स का केस भी है, फिर शाम को नई तफसीलात के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।